मेंटोर्स। मैं आपका कोड मेंटोर जेपी सर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएससी एमएससीएस का दिसंबर 2024 टर्म में आया हुआ पेपर एमएमटी 001 प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन में ये पेपर लाते रहे हैं अपने इसमें, तो अगेन सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करें तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 25 मार्क्स का होता है और पासिंग मार्क्स आपका 10 नंबर्स है। 25 का क्वेश्चन है और पासिंग मार्क्स आपका 10 नंबर है, ठीक है। और 1.5 घंटे का समय होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 2 से 5 में कोई 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। मतलब टोटल क्वेश्चन आपका रहता है 5 और उसमें कोई 4 आपको अटेम्प्ट करना होता है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है 5 और आपको अटेम्प्ट करना है कोई क्वेश्चन नंबर 4, बट क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। ऑल प्रोग्राम्स मस्ट बी रिटन इन सी लैंग्वेज। जहां आपको प्रोग्राम लिखने कहा है आपको सी लैंग्वेज का यूज करना है, कैलकुलेटर आपको यूज अलाउड नहीं है। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है। तो हम चलते हैं इसके पहले सी प्रोग्रामिंग में। तो देखो, मैं अगर आपको यहाँ पे वीडियोस में प्रोग्राम बनाने लगूंगा बहुत सारा टाइम लगेगा। तो मैं आपको समझाने के लिए मैं ऑलरेडी प्रोग्राम पहले से एडिटर पे बना रखा हूं। इसी प्रोग्राम को जो आपके क्वेश्चन पेपर में आया है और मैं उसका आउटपुट आपको समझाता हूं। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन है, वो कहता है, वो क्वेश्चन नंबर 1 कहती है कि आप क्या करें, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड्स, जस्टिफाई योर आंसर विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। इसका कहने का मतलब यह है कि आपको इसका आउटपुट तो बताना ही है, साथ में आउटपुट ऐसा क्यों आ रहा है शॉर्ट में एक्सप्लेन करें। और अगर इस क्वेश्चन नंबर 1 का ही आप प्रॉपर आंसर कर देते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 कितने कैरी कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 10 नंबर। मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूरी पेपर पास कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 इसलिए कंपलसरी भी है और आपको यही क्वेश्चन पेपर तय कर देती है कि आपको क्या है। टोटल क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चंस होंगे। देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। एक क्वेश्चन करेंगे 1 का 1 न्यूमेरिकल 1 है रोमन, तो 1 का 1 करेंगे तो भी 2 नंबर, 1 का 2 करेंगे तो 2 नंबर, 1 का 3 करेंगे तो 2 नंबर। मतलब ये टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो बिना देर किए हुए मैं आईडी ओपन करता हूं। सॉरी, मैंने आईडी अभी तक ओपन नहीं किया है। विजुअल स्टूडियो हम यूज करते हैं, आपको पढ़ाने में आपको पता है। तो हम सबसे पहले आईडी ओपन कर लिए, ठीक है। और आईडी में हम सीडी हमने बना लिया था आपका क्वेश्चन पेपर क्यूपी दिसंबर, ठीक है, सीएलएस। तो अब मैं आपको इस एक एक क्वेश्चन का क्या है वो क्वेश्चन आपको मैं समझाता हूं, क्यों वो आउटपुट आ रहा है वो बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका आउटपुट क्या आएगा। देखो, पहले कुछ बात समझना, ये एक टाइपिंग एरर है, इसको माइंड मत करना। वॉइड का भी स्मॉल है, ये समझ लेना। ये वॉइड का भी कैपिटल मत समझना, हमेशा ये वॉइड एक रिटर्न टाइप है, ये स्मॉल मानना, ठीक है। चलो जी, यहां ये इनिशियलाइज किससे हो रहा है, -1 से, ठीक है। एक्स है, एक वेरिएबल है एक्स जो कि -1 से इनिशियलाइज हो रहा है और दूसरी वेरिएबल y है, ठीक है। और कह रहा x प्लस प्लस, मतलब ये क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स है क्यों, प्लस प्लस एक्स है, ऑपरेटर पहले है ऑपरेंड से। जब ऑपरेटर ऑपरेंड से पहले होता है तो उसे बोलते हैं क्या, प्रीफिक्स। तो अगर ये -1 से इनिशियलाइज है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, जैसे x प्लस प्लस है वो क्या होगा, x इक्वल्स टू x प्लस 1 पहले ही। तो x की वैल्यू अगर -1 है तो -1 प्लस 1 होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये प्रीफिक्स है तो ये वैल्यू पहले ही 0 फिक्स हो जाएगी, ठीक है। अब ये ऑपरेटर जो हमारा है, अब ये जो हमारा ऑपरेटर है इसे कौन सा ऑपरेटर कहते हैं, इसे देखो आप सब लोग
जो भी बच्चे हमसे पढ़े हैं या ऑफलाइन क्लासरूम में, इग्नू के क्लासरूम में या ऑनलाइन, जो भी, हम सब बच्चों को बताया है ऑपरेटर आप सब ने करके रखा है। ये एग्जांपल है टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर। देखो ये जो एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है वो ऑपरेटर से सिर्फ क्वेश्चन है। यहां पर आपको इस प्लेस पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में पूछ लिया है, और यहां पर ये टर्नरी ऑपरेटर है। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या बोल रहा है, देखिए वो समझिए। ये टर्नरी ऑपरेटर बोल रहा है कि y इक्वल्स टू दिस, y इक्वल्स टू, ओके, क्या x, ठीक है, x और ये क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या कि अगर हमारा टर्नरी ऑपरेटर अगर x नॉन जीरो है तो, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर चेक कर रहा है इफ x इज नॉन जीरो, क्या x नॉन जीरो है, x का भी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू भी क्या है, ये जीरो है ना। अगर x नॉन जीरो है, ठीक है, तो क्या रिटर्न करे, तो रिटर्न करे 2 प्लस एक्स, जो भी x की वैल्यू होता और 2 प्लस वो रिटर्न करता, अगर वो नॉन जीरो होता तो। यहां ये चेक कर रहा है, यहां ये चेक कर रहा है, कोई ऐसा लू, यहां ये चेक कर रहा है कि क्या ये जो x है क्या कोई नॉन जीरो वैल्यू है क्या, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू है क्या। लेकिन ऐसा तो नहीं है, x की वैल्यू क्या है, जीरो है। अगर नहीं होता तो जो भी वैल्यू x का होता +2 होकर वो रिटर्न करता, तो वो आउटपुट आता बाय में, y के अंदर वो असाइन हो जाता। अभी तो ये तो कंडीशन क्या हुआ, फॉल्स हो गया, क्योंकि x क्या अभी जीरो है, x क्या है जीरो है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या कहता है कि क्वेश्चन मार्क के बाद वाला अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला, अगर ये कंडीशन फॉल्स है, इस कंडीशन में ये फॉल्स है, तो क्या ये वाला क्या हुआ 3 माइनस एक्स। अब 3 माइनस एक्स क्या है, 3 है, x की वैल्यू क्या है, जीरो, तो 3 माइनस जीरो क्या होगा, 3 होगा। तो ये जो 3 होगा वो असाइन होगा y को। अब जब हम यहां y प्रिंट कर रहे हैं तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसका आउटपुट क्या है, 3 है, इसका आउटपुट क्या है, 3 है। तो चलिए हम आईडी में आपको ये प्रोग्राम बना रखे हैं, आपको मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1, ठीक है, कंपाइल करने के लिए यूज करते हैं जीसीसी, ठीक है, क्या है q1a.c, ओके, कंपाइल हो रहा है, a.exe बन के आएगा, आ गया। अब इसको रन कर लेते हैं, देखिए आउटपुट आ रहा 3। सेम आपको जो हमने बताया यहां यही स्टोरी हो रही है। क्या हो रही है कि हमने यहां इसको -1 से इनिशियलाइज किया है, एक दूसरा वेरिएबल y है, इसको हमने प्री इंक्रीमेंट रखा है, प्रीफिक्स है, जो कि पहले इंक्रीमेंट इस 1 को 0 में कर देता है। और यहां ये टर्नरी ऑपरेटर चेक कर रहा है क्या ये नॉन जीरो एलिमेंट है। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट होता तो ये वाला सेक्शन आता, लेकिन यहां कंडीशन चूंकि फॉल्स हो रहा है तो ये वाला सेक्शन आएगा कि 3 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो 3 माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो, सो 3 माइनस जीरो इक्वल्स टू 3, सो 3 असाइन हो रहा है y के अंदर, और हम जब y को प्रिंट कर रहे हैं तो आउटपुट हमारे आ रही है 3। तो जो बच्चे ने आपने 3 मारा है रेडी रहिए। और आपको इतना जितना मैंने एक्सप्लेन किया कि हम, जैसे कि यहां हमें लिखना है क्या था कि हमने इनिशियलाइज किया है, x इज इनिशियलाइज्ड, ऐसे आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। इंडेक्सलाइज्ड टू -1 जो साफ साफ दिख रहा है, और यहां क्या हो गया, यहां पे हो गया क्या, ये जो प्लस एक्स क्या हुआ, इंक्रीमेंट। देखो एक ही वीडियो में मैं सारे सॉल्यूशन दूंगा, और 5 क्वेश्चंस का वीडियो का लेंथ थोड़ा बड़ा होगा, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो कीप वॉचिंग। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, आप बेशक जैसे आंसर शीट पे लिखोगे तो ये क्वेश्चन लिखना, और ये जो हमें पॉइंट्स लिख रहे हैं उसको ऐसा नीचे लिख देना, एक्सप्लेनेशन ऐसे करके लिख देना, एक्सप्लेनेशन, ऐसा करके लिख देना। ये बेटर तरीका है कि हमने ये किया है ऐसे। तो आपको इस तरीके से, देखो किस तरीके से आंसर करना है वो तरीके भी मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऐसे आंसर करना था इसका क्वेश्चन को, तो आपको कहीं कोई नंबर नहीं काट सकता है।
प्रोग्रामिंग इक्वल टू मैथमेटिक्स, प्रोग्रामिंग इक्वल टू मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं कि आपका मैथमेटिक्स का पेपर इसलिए कर रहा हूं, अगर प्रोग्रामिंग में आपका स्टेप्स क्लियर है तो आपको, जैसे मैथ में ना कि आपके डेरिवेशन क्लियर है तो आपको पूरे नंबर मिलते हैं। मैथ में या तो पूरे मिलते हैं या तो जीरो मिलते हैं। सेम प्रोग्रामिंग में होता है, या तो पूरे मिल जाएंगे या तो जीरो मिल जाएंगे, क्योंकि कहीं भी आपका स्टेप्स मिस हुआ, आपका आउटपुट उस तरीके से नहीं आया, तो आपको जो चेक करते हैं ना उनको पता होता है प्रोग्राम को फ्लो। मैंने आपको प्रोग्राम रन करने से पहले फ्लो दिखा दिया ना, इसका आउटपुट ये होना चाहिए। तो आपको यहां इस तरीके से क्लियर लिखना है कि आपको आपका आंसर आप जस्टिफाई कर पाओ। जैसे और लिख दो क्या कि द टर्नरी ऑपरेटर, यहां दोनों ऑपरेटर यूज हो रहा है। देखो आप सब लोग, हमने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था ऑपरेटर्स, ठीक है, इसीलिए इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि आप लोग क्या करो कि अच्छे से पेपर कर पाओ। ठीक है, ये क्या है हमारा एक्स जो चेक कर रहा है ये, ठीक है। तो यहां इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ही इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और हमारा क्या टर्नरी ऑपरेटर, जिसे हम कंडीशनल ऑपरेटर कहते हैं, वो हमारा यूज हो रहा है। थ्री माइनस एक्स अभी बताया था ना, दैट इज व्हाट, दैट इज 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। सो आउटपुट का आउटपुट विल बी 3। ऐसे आपको लिखना था कि बाई का असाइनमेंट क्या होगा, 3 से होगा, ठीक है। एक बेशक ये लिख दो, बाई विल बी 3, ठीक है ऐसा। तो आपको इतना लिखने से क्या होगा कि आप क्लियर हो रहा है कि इस जगह पे ये हो रहा था। अगर आप ऐसे ही प्रोग्राम लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर से, और यहां किसी अलग पेन से, अलग कलर के पेन से आप लाइन पे लिखते हैं, आप तो आंसर शीट में लाइंस होते हैं, बेशक आप एक लाइन छोड़ दो, एक्सप्लेन करो उस जगह पे, तो आपको वहां से क्लियर हुआ कि हाँ इस लाइन पे एक तरीका, तो मैंने ये बताया बेटर होता है ये तरीका कि आप किस लाइन पे क्या हो रहा है उस लाइन पे बता दो, किस लाइन पे ये हो रहा है। तो ऐसे में जो भी आपका कॉपी चेक कर रहे होंगे आपका एक भी नंबर नहीं काटेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो चलिए इसका तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए का 2 में हम देखते हैं, तो यहां देखो कॉमन मिस्टेक्स है। ये हमारा वर्ड का वी कैपिटल में है, इसको अवॉइड करके चलना, ठीक है, इसको क्या करना है, अवॉइड करके चलना है, ओके। सो अभी इस पर्टिकुलर में क्या हो रहा है, 3 वेरिएबल्स हैं, क्या है, 3 वेरिएबल हैं, ए, एक्स, वाई और जेड, और तीनों के इनिशियलाइज हुए हैं 2 से, एक्स भी 2 से, वाई भी 2 से और जेड भी 2 से। अभी ये क्या कह रहा है, अभी क्या तीनों का वैल्यू 2 है। एक्स इक्वल्स टू, मतलब एक्स के अंदर कोई नया असाइनमेंट हो रहा है, किसके ऊपर, इसके बेस पे, एक्स के ऊपर हमारा एक नया असाइनमेंट है इसके बेस पे, ठीक है। क्या एक्स इक्वल्स टू सॉरी, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। अभी देखो ये आपको समझना होगा, जब सिंगल इक्वल्स टू होता तो ये होता असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जब हम ये सिंगल लिखते हैं तो ये हमारा है असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि जो हमारा राइट हैंड साइड का वैल्यूज होता है असाइन करता है लेफ्ट हैंड साइड पे। असाइनमेंट ऑपरेटर यही करता है ना, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में असाइन करता है। अभी इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, तो हो रहा है y जिसकी वैल्यू 2 है इक्वल्स टू z जिसकी वैल्यू क्या है 2 है। अब एक बात बताओ कि क्या दोनों बराबर है, x इक्वल्स टू
जेड, वाई इक्वल टू जेड, सॉरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये भी टू है ये भी टू है। तो जब ट्रू होता है कंडीशन, जब कंडीशन ट्रू होती है, सॉरी मैं कलर चेंज करूं, जब कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, अभी ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, और जब कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, 1। तो मतलब इधर क्या x में असाइन हो गया, x की नई वैल्यू आ गई 1, x की नई वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, x की नई वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, ठीक है, क्या आ गई, 1। अभी इस प्लेस पे क्या है x की वैल्यू, देखो मैं फिर से करता हूं, कंपैरिजन हो गया। अभी यहां पे x की वैल्यू जब कंपैरिजन करके बना तो अब आ गया x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 2 और z इक्वल्स टू 2। अभी समझ में आया ना क्यों आया था, क्योंकि हमने कंपैरिजन किया कि y जिसकी वैल्यू 2 है, z जिसकी वैल्यू 2 है, क्या दोनों बराबर हैं, कंपेयर करके ट्रू आया, ट्रू रिटर्न करता है तो मतलब क्या होता है, अगर ट्रू रिटर्न कर रहा है तो क्या मतलब हो रहा है, दोनों कंपेयर करके ट्रू रिटर्न कर रहा है मतलब 1 हो रहा है। तो x की नई वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की नई वैल्यू क्या आ गई, अब x में नई वैल्यू, मैं अब एक मिनट इसको हटा देता हूं आपको क्लियर हो जाए, x की नई वैल्यू 1 आ गया, क्यों, क्योंकि इसने कंपेयर किया था, क्या, ठीक है, क्या कंपेयर किया था कि x इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू z, तो z, तो इसकी भी वैल्यू 2 थी, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसकी भी वैल्यू 2 थी, ठीक है, अब इसकी भी वैल्यू 2 थी, दोनों बराबर है, क्या रिटर्न किया, ट्रू, ट्रू स्टैंड फॉर 1, तो x में क्या गया 1, x की वैल्यू। अब नीचे आइए, अब बोल रहा है y इक्वल्स टू, ठीक है, क्या, z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, 2 है ना, इक्वल टू x, जे इक्वल्स टू x, सॉरी x क्या है, x की वैल्यू क्या है, 1 है, क्या दोनों बराबर है, क्या ये बराबर है क्या, नहीं ना, ये बराबर नहीं है। तो जब कंडीशन फॉल्स होती है, तो क्या होता है, अभी यहां कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, और जब कंडीशन फॉल्स होता है तो मतलब क्या, 0। अभी y में क्या साइन हुआ, 0। अभी इस पोजीशन पे क्या है, अगर मैं इस पोजीशन की बात करूं तो इस पोजीशन पे y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1 है, अंडरस्टैंड। अब नीचे फिर से कंपेयर कर रहा है, ओके, अब नीचे फिर से कंपेयर कर रहा है, z इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या है, 1 है, इक्वल टू y की वैल्यू क्या है, 0। क्या ये बराबर है क्या, नहीं, अगेन फॉल्स मीन्स व्हाट, 0, z की वैल्यू क्या, 0, किसको प्रिंट कर रहे हैं, z को, क्या प्रिंट होगा, 0, अंडरस्टैंड, इसकी आउटपुट क्या है, 0 है। सो आपको सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर है, सोचो इतना सिंपल आपका और क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस पे हम चलते हैं, ठीक है, अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, क्या आया, 0। इनिशियली हमने यहां लिख दिया था आपको ऐसे आंसर करना है, इसलिए आपका समय बचे, इसलिए वहां देखो हमें समझाने में टाइम जा रहा है, इसलिए आप ना जब आंसर करना तो इसलिए करना है, इनिशियलाइज हो चुका है 0 से, यहां कंपेयर हो रहा है, यहां कंपेयर कर रहा है क्या, y एंड z का, और असाइन कर रहा है किसमें, x में, तो कंपेयर होकर क्या असाइन हुआ था, 1, क्योंकि ट्रू था, दोनों कंडीशन ट्रू था। यहां क्या असाइन हुआ था, z में, y में 0, क्यों, क्योंकि यहां कंडीशन फॉल्स हो रहा था। यहां z में क्या असाइन हुआ, 0, क्यों, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो रहा था, और जब हम z को प्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट होगा हमारा, 0, यही आउटपुट था। तो इस तरीके से आपको आंसर करनी है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। जो बच्चे ने ऐसा आंसर किया है आपका करेक्ट है, आपको नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, ओके, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं इन सबको ना इरेज कर रहा हूं सो दैट कि हमारे पास थोड़ा सी वाइट बोर्डिंग में हमारे पास बच जाए। आप लोग जब वीडियो देखेगा तो यहाँ पॉज करके आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 का 3, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि एक हम एरे ले रहे हैं, इंटीजर का एरे ए नेम से। देखो जब हम वेरिएबल के साथ में स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एरे, ठीक है। ये क्या है, एक एरे है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, ये साइज ऑफ एरे डिसाइड करता है। ये क्या डिसाइड करता है, साइज ऑफ एरे, ठीक है। ये क्या डिसाइड करता है, साइज ऑफ एरे। बट अभी हमने इसमें कुछ भी साइज नहीं दिया है। जब हम इसमें कुछ भी साइज नहीं देते हैं तो ये क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, डिफॉल्ट एरे। जब हम साइज नहीं देते हैं तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट एरे। क्या है ये डिफॉल्ट, ठीक है, एरे। जब हम इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर साइज नहीं देते हैं, तो जब हम डिफॉल्ट एरे बनाते हैं, साइज नहीं देते हैं, तो कितने एलिमेंट ये स्टोर करेगा, ये डिपेंड करता है इसके डेटा टाइप पे। तो अभी इसके डेटा टाइप क्या है, इंट है, और जितनी वैल्यू दी गई है ना हमारे इस एग्जांपल में, उससे ज्यादा स्टोर करता है। अभी के लिए इतना मानिए। बट आपको दो चीजें समझना होता है जब हम एरे में होते हैं, तो कि एक हमें समझना होता है कि एरे का एलिमेंट्स क्या होता है, मतलब वो जो वैल्यूज, ये जो वैल्यूज स्टोर है ना, उसे बोलते हैं एलिमेंट्स। और जिस पोजीशन पे स्टोर होता है उसे बोलते हैं इंडेक्स। तो हमें ये दो चीजें समझना होता है जब हम एरे की बात करते हैं, कि इसका एलिमेंट्स कितने हैं और इंडेक्स का है क्या है, तभी जाके आप इसके क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसके जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो क्या है, 7 है, ठीक है। टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू 7। और अगर मैं इसके इंडेक्स की बात करूं तो हमारा सी है जो जीरो इंडेक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जो पहला वैल्यू आएगा वो जीरो इंडेक्स पे, दूसरा वैल्यू फर्स्ट इंडेक्स पे, तीसरा वैल्यू सेकेंड इंडेक्स पे, सो ऑन, जितने भी साइज करेगा उसका n-1 जो इंडेक्स ऑफ एरे होता है। आपको मैंने क्लासेस में पढ़ाया है, इंडेक्स ऑफ एरे इक्वल्स टू जो साइज -1 होता है, मतलब n-1 होता है। तो अभी हमारे केस में क्या है, 7 है, 7 - 1 इक्वल्स टू 6 साइज का हमारा ये बनेगा। देखो 6 बना ना। इसके अलावा क्या है, दो वेरिएबल्स हैं, एक i है और x है, एक i है और x है, ठीक है। तो i इक्वल्स टू कुछ नहीं, x इक्वल्स टू 0 है। अब देखो ये वेरिएबल कैसे है, इंटीजर टाइप का है, और हम इस आउटपुट में इसी x को प्रिंट कर रहे हैं। तो चूंकि ये इंटीजर टाइप का, तो यहाँ एक तो पहली बात %f नहीं %d होगा, यहाँ एक करेक्ट कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अभी क्या है, अब चलिए अब हम इसको क्या करते हैं कि अब आइटरेट करते हैं। लूप शुरू हुआ, अब देखिए लूप कितने टाइम चल रहा है ये भी हमें देखना होगा, कि लूप हमारा कितने टाइम चल रहा है ये भी हमें देखना होगा। अब लूप में देखिए, लूप आई जो है ये स्टार्ट हुआ, i इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ, कब तक चले, लेस देन इक्वल टू 4, मतलब जब लेस देन इक्वल टू 3 है, सॉरी, तो ये 3 तक चलेगा ही, इक्वल टू मतलब 3 तक चलेगा। सो पहले क्या करेगा, 0 टाइम, मतलब 0 फर्स्ट आइटरेशन के लिए, सेकेंड आइटरेशन, थर्ड आइटरेशन और फोर्थ आइटरेशन, ये टोटल 4 टाइम चलेगा। ये लूप जो टोटल चलेगा 4 टाइम्स चलेगा, ठीक है। क्या चलेगा, 4 टाइम्स चलेगा। और हर आइटरेशन पे क्या काम हो रहा है वो हमें यहां काउंटर करना है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें अच्छे से समझना होगा। हो सकता है कि हर एक आइटरेशन के बाद मुझे मिटाना पड़े क्योंकि स्पेस कम है। आप एक एक चीज को आप सही से समझिए। अभी क्या बोला, x इक्वल्स टू, चलो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये समझ लीजिएगा आप, ठीक है। x इक्वल्स टू x प्लस, x की वैल्यू क्या है, मतलब x अभी करंट पोजीशन में क्या है, x इक्वल्स टू 0 है। तो हमने बोला जो x की इक्वल्स टू, अब तो इस तरफ असाइनमेंट होगा ना, तो इसको ना ही लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x इक्वल्स टू क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 0, और ये प्लस है ai, ये जो हमारा ये एरे है उसके बारे में बात कर रहा है, उसके ith पोजीशन। तो पहला कौन सा इंडेक्स है, 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है 1, तो क्या आएगा 1 प्लस ए के कौन सा 6 इंडेक्स, 6 इंडेक्स पे क्या है 5 माइनस आई कौन सा है 0।
अगर हम यहां करते हैं 6 माइनस 0 तो क्या होगा, 6 ही होगा ना। तो मतलब करने का मतलब कि जो 6 इंडेक्स पे वैल्यू है, तो 6 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 5, 6 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 5 बाई 2। अब इसको अगर हम करते हैं तो क्या होगा, 0 प्लस 1 कुछ नहीं, 1 प्लस 6 तो 5 इक्वल्स टू 6, 6 बाई 2 इक्वल्स टू क्या 3। अब x की वैल्यू क्या आ गई 3, आ गई ना, समझ में आया। ये पहला इटरेशन है। अब हम चलते हैं इसी का दूसरा इटरेशन के लिए, अब हम इसका दूसरा इटरेशन के लिए चलते हैं, ठीक है। आप लोग समझिएगा इन चीजों को, मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट कि आपको समझ में आए, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे इटरेशन के लिए। अब ये क्या हो चुका है 1 हो चुका है, अब 0 से क्या हुआ 1 हुआ, ठीक है। अब चलते हैं x इक्वल्स टू, x की भी वैल्यू क्या है, अब x की वैल्यू 3 हो चुकी है, 3 प्लस ai। अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है 5, अब फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा है 5 है ना, अब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है 5 है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे क्या 5 का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे, तो 3 प्लस 5 प्लस अगेन ये है a माइनस a 6 माइनस आई। अभी क्या है 6 इंडेक्स है माइनस आई में कहीं है 1 है, तो 6 माइनस 1 क्या हुआ 5। अब फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है वो देखा जाएगा, फिफ्थ इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है वो लेंगे, तो फिफ्थ इंडेक्स पे क्या है 8 है, क्या आ जाएगा इधर 8 आ जाएगा, ठीक है। y2 अब करो, 3 प्लस 5 क्या हुआ 8 प्लस 8 क्या हुआ 16, 16 बाई 2 क्या हुआ 8। तो अब जो x की वैल्यू है जो पहले 3 बनी थी, अब वो x की वैल्यू क्या बन गई 8 बन गई। अब x की वैल्यू क्या बन गई 8 बन गई, क्लियर हुआ 8 बन गई। चलो जी ठीक है, अब फिर से इरेज करते हैं। अब नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चलते हैं, अभी क्या करेंगे नेक्स्ट आइटरेशन के लिए चलेंगे। अब ये जो 1 था अब ये आइटरेट करके प्लस प्लस होके ये 2 हो गया, ठीक है, क्या हो गया ये 2। चलिए x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या है 8 प्लस a का सेकेंड इंडेक्स पे क्या है 4 है ना, 4 प्लस a 6 माइनस i, 6 तो इंडेक्स है और i में भी क्या है 2, 6 माइनस 2 क्या होगा 4, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है देखो, फोर्थ इंडेक्स पे क्या है 2, ठीक है y2। अब करो 8 प्लस 4 क्या हुआ 12 प्लस 2 14 y2 इक्वल्स टू 7। अब x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू अब आ गई इस आइटरेशन में 7, ये थर्ड आइटरेशन के बाद। फिर से इरेज करते हैं सबको, आई होप सबको देखिए आपको समझना होगा। अगर ये कोड मशीन पे मेरा किया हुआ अगर मैं मशीन पे कर देता तो समझ में शायद नहीं आता, आउटपुट आ जाता, बट आपको बीइंग ए प्रोग्रामर आपको ये क्लियर होनी चाहिए, समझनी चाहिए कि फ्लो हमारा क्या चल रहा है, इसलिए आपको कोड स्निपेट दिया जाता है एग्जाम में। अब हमारा कौन सा आइटरेशन है थर्ड तक तो चलेगा ना, इक्वल्स टू 3 था ना, तो अब ये 3 हो गया। अब आया x 7 प्लस i का थर्ड पोजीशन में क्या है देखो, थर्ड में है वैल्यू भी थर्ड ही है, प्लस अब ये होगा 6 माइनस 3, थर्ड पोजीशन है ना, अब 6 माइनस 3 क्या होगा अगेन इसका 3, तो 3 ही आएगा, ठीक है बाई 2। अब क्या होगा 7 प्लस 3 विच इज क्या 10 प्लस 3 इक्वल्स टू 13 बाई 2, 13 बाई 2 होता है 6.5। बट चूंकि यहां पर देखो यही पे कहानी था कि ये हमारा इंटीजर टाइप का है, तो ये राउंड ऑफ होके 6 हो जाएगा, इंटीजर है राउंड ऑफ होकर ये 6 हो जाएगा आफ्टर राउंड ऑफ, मैं लिख देता हूं आफ्टर राउंड ऑफ, बिकॉज इट्स इंटीजर, बिकॉज आपको लिखना होगा ऐसा ही, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको आंसर शीट में लिखना होता, बिकॉज ऑफ इट्स इंटीजर इट्स इंट राउंड ऑफ will be 6, so output will be
6। ओके, यहां परसेंट एफ लिखा गड़बड़ है, आप परसेंट डी लिखना। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 6 है। जिन जिन का 6 आया है और ना आपने लिखा है और इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वो हाई प्रोबेबिलिटी पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। अब चलिए मैं इसी प्रोग्राम को मशीन पे कर रखा हूं, उसको आपको दिखाता हूं आज। चलो इस प्रोग्राम में आपको एक चीज और सिखा देता हूं कि हर एक आइट्रेशन पे मेरी जो वैल्यू आ रही थी वो कैसे होता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम ब्रेक पॉइंट्स लगा देते हैं। मैं ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं यहां पे, ठीक है, किधर, इस लूप पे, इस एक्स पे, ठीक है, और यहां पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूं। इसको ये जो रेड रेड है ना, इसे ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। और इसको मैं क्या करता हूं, डिबग मोड में चलाता हूं। क्या करता हूं, मैं इसको डिबग मोड में चलाता हूं। आपको एक एक सीक्वेंसेस दिखेगा, ठीक है। चलो क्या करते हैं, डिबग करते हैं इस प्रोग्राम को, सॉरी, ठीक है, ब्रेक पॉइंट्स लग गया, डिबग, ओके, एंड रन एंड डिबग, ठीक है। अभी देखिए हमसे पूछेगा कि किस पे रन करना, देखो आ गया। अभी देखो मैं एक एक स्टेप्स जाऊंगा, ठीक है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया था कि एरे है। देखिएगा क्या आया, टोटल देखो एरे की साइज बता रहा ना 7 है। यहां देखिए एरे की साइज 7 है बताया, x 0 है, i भी 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में गए, अभी क्या हुआ, i का पहला आइट्रेशन है, x की वैल्यू क्या आई, 3 आई ना। मैंने बोला था ना फर्स्ट आइट्रेशन में कम्यूट होके ये 3 आएगा, हमने भी किया था ना। नेक्स्ट जाओ, देखो सेकेंड आइट्रेशन में इसकी 8 आई थी ना, यहां भी 8 दिखा रहा है। नेक्स्ट आइट्रेशन देखो 7 आया थर्ड आइट्रेशन में। अगले आइट्रेशन में देखो फोर्थ आइट्रेशन में क्या आया, 6 आया। क्योंकि ये इंटीजर है तो पॉइंट वाला लेगा नहीं, राउंड ऑफ करके 6 आएगा। तो इसका आउटपुट क्या आया, फाइनल आउटपुट देखो कि फाइनल आउटपुट इसका 6 आया। अगर मैं इस प्रोग्राम को सीधे सीधे रन कर दूं, डिबग हटा के, मैं डिबग हटा के और सीधे सीधे इसको रन कर दूं, ठीक है, डिबग स्टॉप, ठीक है, आउटपुट कंसोल पे चलूं, टर्मिनल, ठीक है, टर्मिनल पे क्लियर स्क्रीन और cd qp दिसंबर, ये फोल्डर है हमारा, cls gcc q1c.c कंपाइल और इस a.exe। देखो आउटपुट क्या है, 6 आया ना। सो आपको पहले आपको अपने लॉजिक में क्लियर होना होता है कि हमारा प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं वो कैसा है, क्या वो हम जो हमने डेरिवेशन लिया है वही आउटपुट में है क्या करके। तो इस तरीके से देखो वीडियो थोड़ी सी बड़ी तो हो रही है, बट आपको समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपका ये स्कोर हो पाएगा, अदरवाइज ये स्कोर आप पेपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, A4 क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, फंक्शन से क्वेश्चन है। जो लोग फंक्शन किए होंगे, ये है फंक्शन विथ रिटर्न टाइप। देखो ये फंक्शन विथ रिटर्न टाइप है और विद आर्गुमेंट। हमने 4 तरीके का फंक्शन पढ़ा था ना, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट आर्गुमेंट, फंक्शन विदाउट रिटर्न टाइप विद आर्गुमेंट, फंक्शन विद आर्गुमेंट विद रिटर्न टाइप, फंक्शन विद आर्गुमेंट रिटर्न टाइप विदाउट आर्गुमेंट। तो ये हमारा ये फंक्शन है, ठीक है। अब ये फंक्शन कर क्या रहा है, ठीक है, ये फंक्शन कर क्या रहा है ये हमें समझना है, ठीक है। अभी देखिए कि फंक्शन का नाम है फन और एक इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है, और ये मेन के ऊपर कर दिया गया है कि हमें प्रोटोटाइप लिखने की जरूरत नहीं है, वरना हमें प्रोटोटाइप लिखनी होती है। एक हमारा वेरिएबल है x इक्वल टू 0, बोला क्या, वाइल, ठीक है, वाइल x इंटू एक्स लेस देन एन, जब तक इस n इनपुट से ये x इंटू एक्स छोटा रहे तब तक काम करते रहो। क्या करते रहो, x प्लस प्लस, मतलब अगर ये हमने सपोज करो यहां हमने इस x की इनपुट, इस x की इनपुट हमने दे दिया 5,
सपोज करो, ठीक है। अब क्या है 5 क्या, देखो यहाँ कॉल ही हुआ है 5 से, ठीक है, आपको ऑलरेडी 5 दे रखा है। अब ये कॉल हुआ है, अब ये क्या होगा कि यहां से फंक्शन कॉल किया है 5 से, अब ये 0 इंटू 0 अभी 0 है, इससे छोटा है, फिर ये प्लस प्लस होके 1 हुआ, 1 इंटू 1 1 अभी भी छोटा है, फिर हुआ ये 2, 2 इंटू 2 4, ठीक है, फिर अभी भी छोटा है, फिर गया 3 इंटू 3 6, अब बड़ा हो गया, टर्मिनेट करेगा, तो क्या रिटर्न किया 5 रिटर्न किया, लेकिन इंटू देखो फिर यहां दोबारा इस फंक्शन को कॉल है 25 से, तो अभी क्या होगा देखो ये स्टार्ट करेगा x इक्वल टू 0, ठीक है, x इक्वल टू 0 से स्टार्ट करेगा और इंक्रीमेंट होगा कब तक, x इंटू एक्स ग्रेटर देन जब तक ना हो जाए 5 से। तो x 3 है, अगर x इक्वल टू 3 है तो क्या होगा 2 इंटू 2 4 लेस देन 5 है, लेकिन 3 इंटू 3 के होते ही बड़ा हो जाता है, तो यहां पर एक टर्मिनेशन हुआ था। दूसरा बार ये कॉल हुआ क्या है 25 से, क्या 25 से, तो क्या होगा कि 4 इंटू 4 16 हुआ, वो तो चलेगा, लेकिन जैसे ही 5 इंटू 5 होगा तो क्या हो जाएगा 25, तो वो क्या है कि लेस देन तो नहीं रहेगा, वो तो इक्वल टू हो गया, तो क्या होगा रिजल्ट जो हमारा है 3 इंटू 5, मतलब इसमें लूप जो हमारा कितने टाइम से तक चला था, 3 इंटू 3 में आकर टर्मिनेट हुआ था, तो यहां रिटर्न क्या क्या था, उस x को रिटर्न किया था, तो यहां x क्या रिटर्न किया था 3, जब इसके साथ कॉल हुआ था, इंटू इसके साथ कितने में कॉल हुआ 5 में, तो 3 इंटू 5 क्या होगा 15। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, जब चूंकि इसी लाइन में क्या है तो इसका आउटपुट 15 आएगा। क्यों आया, जैसे पहले बार कॉल हुआ तो देखा ना कि 1 इंटू 1 1, ठीक है चलेगा, 1 इंटू सॉरी 2 इंटू 2 4 चलेगा, फिर जैसे ही 3 इंटू 3 6 हुआ, तो इससे बड़ा हुआ तो रिटर्न क्या करे x, जो बड़ा हुआ मतलब इंटू नहीं रिटर्न करेगा, x रिटर्न कर रहा है, तो x थर्ड पोजीशन पे था ना, तो थर्ड रिटर्न किया। अब जब दूसरे बार 25 से कॉल हुआ था, तो अगर फिर से उसी प्रोसेस को हम रिपीट करें 0 इंटू 0 0 कोई दिक्कत नहीं, 1 इंटू 1 1 कोई दिक्कत नहीं, 2 इंटू 2 4 कोई दिक्कत नहीं, 3 इंटू 3 9 कोई दिक्कत नहीं, 4 इंटू 4 16 कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 5 इंटू 5 आया तो 25 हुआ, जो कि लेस देन तो नहीं रहा, इक्वल टू हो गया, तो 5 रिटर्न किया वहां से। सो यहां क्या कर रहे हैं, ये जो रिटर्न किया 3 इंटू 5, ये इंटू वाला सिंगल है ना, तो 3 इंटू 5 क्या होता है 15, सो इसका क्या आउटपुट आएगा 15, ठीक है। चलिए सीधे इधर प्रोग्राम में 1D, देखिए ये प्रोग्राम हमने कर रखा है, ये प्रोग्राम है GCC Q1D.C, ठीक है, a.exe व्हाट 15। सो जो हम वहां लेके आ रहे हैं वही हमारा आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अब इन इजी क्वेश्चंस को भी अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपको फिर तो उधर सोचने वाली बात होगी कि आपको इन इजी क्वेश्चंस को आपको करना होगा, ओके, कि आपको यहां देखना होगा कि कैसे ये चीजें हो रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है वो हम देखते हैं। देखिए इसमें भी ना एक एरे है, एक एरे है, सॉरी मैं कुछ तो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 5, ये हमारा स्पेस प्रॉपर आया इसलिए मैंने इसको टिक कर लिया। अभी क्या है, ये देखो ये 2D एरे है हमारा, ये 2D एरे है, क्या है 3 इंटू 4, ऐसे को बोलते हैं 2 डायमेंशनल एरे। बेशक ये डेटा हमारा लीनियर लिखा गया है, बेशक ये डेटा हमारा लीनियर लिखा गया है, मैं थोड़ा सा स्पेस बचा लेता हूं,
बट ये क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्टोर होगा कि 3 रोज, पहला जो होता है वो किसके लिए होता है, रो के लिए होता है, ठीक है, और दूसरा किसके लिए होता है, कॉल्स के लिए होता है, कॉलम्स के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये जो हमारा एक्स है 2D एरे, वो गया 3 रो अगर 0 इंडेक्स का है तो रो 0, रो 1 और रो 2, ये 3 होगा। ऐसे कॉलम्स होगा C0, C1, C2 और C3। तो जो पहली वैल्यू आएगी, ये जो पहली वैल्यू आएगी, ठीक है, 0th रो, पहले आउटर लूप चलेगा, देखो ये 2 लूप चल रहा है ना, तो पहली वैल्यू आउटर लूप के लिए होती है, ठीक है, जो रो को डिनोट करता है। तो 0 रो चला, उसके अगेंस्ट कॉलम चलेगा कि 0 रो 0 कॉलम, जो पहली वैल्यू होगी 0 रो, पहला वैल्यू 1 है, तो ये पहला वैल्यू जो आया ये 0 रो 0 कॉलम्स के लिए आया, ठीक है, 0 रो और 0 कॉलम्स के लिए वैल्यू क्या आया, 1। ऐसे 0 रो फर्स्ट कॉलम्स के लिए जो वैल्यू आएगा वो है 2, ठीक है। ये या तो मैं कलर चेंज करूं, आप लोग समझना, ठीक है, आप लोग समझना इसको कि पहली वैल्यू 0 रो 0 कॉलम्स के लिए 1, 0 रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम के लिए 2, 0 रो सेकेंड कॉलम के लिए 3 और 0 रो थर्ड कॉलम के लिए 4। फिर चेंज होगा, फर्स्ट रो 0th कॉलम के लिए 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए 6, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम के लिए 7, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के लिए 8। फिर चेंज होगा, फिर से आएगा रो में, सेकेंड रो 0th कॉलम के लिए 9, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए 10, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के लिए 11 और सेकेंड रो थर्ड कॉलम के लिए 12। ऐसा यह स्ट्रक्चर बनेगा, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा 2D एरे का। पहले तो आपको यह समझना है, यह प्रोग्राम इस तरीके का है, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है वो समझते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम क्या कह रहा है। पहले तो आपको यह समझना था कि ये प्रोग्राम इस तरीके से दिखेगा, ये इतने रो कॉलम्स का है, ये आउटपुट ऐसा आएगा। अब हम चलते हैं कि ये जो काम हो रहा, तो देखिए जो मैंने अभी डेराइव किया था इसी से किया था, ये मैंने जो अभी डेरिवेशन किया था इसी से किया था। क्या किया था, देखो i इक्वल्स टू 0, i लेस देन 3, तो क्या होगा, 0 से शुरू होके 3 से कम, तो 0 1 2, 3 ही हुआ ना, देखो 0 1 2 इतना चलेगा। इसके अगेंस्ट एक इनर फोर लूप चल रहा है 0 से लेके क्या कब तक, 4 तक। तो मतलब कहने का मतलब यहां ये कितना चलेगा, 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3, ठीक है। अब यहां कहानी इस पे आता है, तो ये जो 2 लूप चला था उसी से हमने ऐसे बनाया था। अभी हमने लिखा था ना, ये 0th रो 0th कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकेंड कॉलम, 0 रो थर्ड कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो 0th कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 0 कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ऐसा बना था इसके थ्रू, ठीक है, ईच आइटरेशन के बाद। यहां जो कहानी आती है ये कंडीशन चेक वाली, ये कहानी है। कंडीशन चेक क्या कह रही है, इफ एक्स आई जे मॉडुलस i प्लस जे प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। कह रहा है कि i का मतलब i जो करेंट रो है, जे जो करंट कॉलम है, और उसमें ऐड करना है 1 को, इक्वल टू 0, दोनों मतलब बराबर हो मॉडुलस करने पर, ठीक है। तो उसे आप प्रिंट कीजिए, ठीक है, उसे आप प्रिंट कीजिए, ठीक है। क्या होगा, अब इसको समझिए कि पहले 0 रो 0 इंडेक्स के लिए चलेगा, ठीक है, पहले 0 रो 0 इंडेक्स के लिए चला, ठीक है। तो 0 रो 0 इंडेक्स में अगर हम करते हैं कि i प्लस जे प्लस 1 इक्वल टू
0 प्लस जे प्लस 1 इक्वल टू जे प्लस 1, ऐसा। तो ये क्या होगा, पहले अगर आइटरेशन की बात करें जीरो रोथ में, तो यहां प्रिंट करेगा क्या 1 2 3 4, फिर प्रिंट करेगा क्या, देखो 2 डिविजिबल बाय 2 2 जीरो आएगा, इसको स्किप करेगा, यहां प्रिंट करेगा 6, फिर प्रिंट करेगा 9, फिर प्रिंट करेगा 12। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा क्या 1 2 3 4 6 9 और 12, ठीक है, ये आएगा। ओके, जैसे देखो पहले जीरो थ्रो के लिए चलो, जीरो थ्रो जीरो कॉलम पे क्या है 1 है, ठीक है, जीरो थ्रो जीरो कॉलम पे क्या है 1 है। अगर हम कहें जो आई करंट रो के बारे में बोल रहा है, ठीक है, क्या है 0 है, रो कॉलम क्या है 1 है, प्लस 1, तो क्या होगा जे प्लस 1 1 1 ही आएगा, डिविजन अगर हम कर रहे हैं 1 डिविजिबल बाय 1 तो 1 ही आएगा, प्रिंट हो जाएगा, जीरो तो आया नहीं। ऐसे 2, ठीक है, जीरो इंडेक्स, ये अगर ये जीरो रो और फर्स्ट इंडेक्स में जो कौन सी वैल्यू है 2 है, 2 डिविजिबल बाय किससे, हाँ, अगर उसको डिविजिबल बाय 2 करे तो क्या करेगा 2। ऐसे इसमें जो पहला वाले में 1 2 3 4 तो चारों प्रिंट कर जाएगा। दूसरे वाले में क्या होगा, जब हम सेकेंड आइटरेशन में आते हैं तो क्या करेगा, किसको प्रिंट करना है, जिसको डिविजिबल बाय 0 0 को, 2 डिविजिबल बाय 2 था तो 0 हो रहा था, 3 डिविजिबल बाय 3 था तो 0 हो रहा था, 4 डिविजिबल बाय 4 था तो 0 हो रहा था। लेकिन जब हम दूसरे में आएंगे, जब अब ये 5 वाले में आएंगे, जो फर्स्ट रो और जीरो कॉलम में क्या है 5 है, अब 5 को अगर हम करंट रो से डिवाइड करें जो कि 2 है, तो क्या होगा 2 बाय 5 में 1 आ रहा है तो उसको स्किप करेगा। अगला आएगा क्या 6 बाय 2 करेगा तो 3 से पूरा कट जाएगा, इसलिए 6 प्रिंट करेगा। ऐसे 7 आएगा तो रिमाइंडर बचेगा, 8 आएगा तो अगले, मतलब हमेशा क्या किससे कर रहा है, हमेशा डिविजिबल कर रहा है रो से, सॉरी कॉलम से डिविजिबल कर रहा है। तो अगर 5 डिविजिबल बाय 2 तो दिक्कत, 6 डिविजिबल बाय 3 तो 0 आ रहा है तो 6 प्रिंट कर रहा है, 7 डिविजिबल बाय 4 तो स्किप कर रहा है, 8 डिविजिबल बाय 5 तो स्किप कर रहा है। तो इस तरीके से स्किप करेगा। अगर थर्ड आइटरेशन में हम आते हैं तो थर्ड से करेगा पहले, ठीक है, क्योंकि ठीक है 9 बाय 3 0 आएगा, 9 प्रिंट होगा, 10 बाय 4 स्किप करेगा, 11 बाय 5 स्किप करेगा और 12 बाय 6 प्रिंट करेगा। तो इसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो यही आएगा कि 1 2 3 4 6 9 और 12, ठीक है। चलिए आईडी पे, ठीक है, GCC Q1 E.C, क्या यही आउटपुट आया। अगर मैं थोड़ा सा इसमें स्पेस दे दूं तो आपको यह स्पेस भी दिखेगा, वही हमारा है, ठीक है। मैं कंट्रोल एस, मैं दोबारा से इसको रन कर दूं, CLS, देखो यही आउटपुट आया ना 1 2 3 4 6 9 और 12। सो जिन ने अपना ये आंसर मारे हैं वो करेक्ट है। रेस्ट ऑफ देखिए, क्वेश्चन ट्रिकी आती है, क्वेश्चन इसमें हमेशा ट्रिकी आती है और पूरी डेप्थ पूछा जाता है, तो आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा इस तरीके से आपको एमएमटी का करने में। हाँ, इस बार का क्वेश्चन बहुत ही इजी था बट बहुत ही ट्रिकी था। पिछले जो जून का पेपर था वो भी आपके चैनल पे सोल्व में है, उसमें सीधे सीधे कोड पूछा था, इतना ट्रिकी नहीं पूछा था, बट इससे कॉम्प्लेक्स था, बट इसमें इजी है बट ट्रिक खूब डाला है इस बार। तो आई होप कि जो बच्चे ने मेहनत किया था उन सबको आया होगा, सबने कर पा रहे होंगे। अब हम चलते हैं, वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, फटाफट से कंटेंट पे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2A, केलॉग और मेलॉग का डिफरेंस क्या है।
आपको याद करो, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था और जो बच्चे और भी पढ़े थे हमसे ऑनलाइन उसमें भी पढ़ाया था। ये हमारा एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का मैकेनिज्म है। क्या है? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मैकेनिज्म। मैं व्हाइट बोर्ड ले लेता हूं। ये हम क्वेश्चन 2A कर रहे हैं, केलॉक और मेलॉक। क्या कर रहे हैं? केलॉक और मेलॉक। मेलॉक सॉरी और केलॉक। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन मेलॉक और केलॉक। ठीक है, मेलॉक वर्सेस केलॉक। अब ये बताइए, ये दोनों चीजें हमने किया था, ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का। इसमें हमने टोटल 4 कीवर्ड पढ़ा था। ठीक है, क्या क्या? तो दो तो ये था, ये टोटल 4 कीवर्ड। इसके लिए हम यूज करते थे std lib डॉट एच। ठीक है, std lib डॉट एच यूज करते थे। इसके तो टोटल 4 फंक्शन थे, मेलॉक, केलॉक, रियलॉक और फ्री। ये 4 फंक्शन का हम यूज किया करते थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, मेलॉक, केलॉक, रियलॉक और फ्री। ठीक है, और मैंने आपको इंपॉर्टेंट में लिखवाया था कि देखो ये क्वेश्चन आने की संभावना है, और पूरे पूरे ये क्वेश्चन आ गया था। तो जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया होगा, आई होप दे विल गेट गुड मार्क्स। ओके, अब ये केलॉक, मेलॉक, रियलॉक है क्या? देखो, अब तक जो हम वेरिएबल बनाते हैं, जो हम वेरिएबल ऐसे लिखते थे क्या? ठीक है, क्या लिखते हैं? इंट ए। ये क्या है? ये स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेरेशन है। ये कंपाइल टाइम में ही हम बता देते हैं, या कुछ भी ऐसा लिख दिए a इक्वल्स टू 10। ये सब क्या है? ये स्टैटिक है। इवन हम जो एरे बनाते हैं वो भी क्या है? ये एक स्टैटिक है। ये रन टाइम में ही हम बता देते हैं। हमें एक ऐसा वेरिएबल चाहिए था जो कि कंपाइल टाइम में बताए, तो हम उसके लिए हम लेते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कॉन्सेप्ट, और जहां हम ये फंक्शंस का यूज करते हैं, केलॉक, मेलॉक, रियलॉक और फ्री। ठीक है, तो मैं आपको सीधे सीधे मैं इनका डिफरेंसेस कंटेन करता हुआ कुछ की डिफरेंसेस है, जो नोट्स जो हमने बनाया था उसी नोट्स से मैं लेके आपको मैं समझा देता हूं, सो दैट कि आपको इजी टू अंडरस्टैंड रहे कि क्या है ये चीजें। ठीक है, केलॉक क्या है, मेलॉक क्या है? अब क्या करता है, मैं वन बाय वन लेके आता हूं, ऐसे इकट्ठा में ना। ये हमारा फंक्शनैलिटी केलॉक, काम करता हूं, मैं कोई डॉक्स ले लेता हूं। ठीक है, डॉक पे तो आ जाएगा इजीली, जिस तरीके से हम चाह रहे हैं। ठीक है, कॉपी पेस्ट। ओके, अभी आपको मैं इजीली समझा देता हूं कि केलॉक और मेलॉक का। तो देखो, केलॉक और मेलॉक का जो डिफरेंसेस है, केलॉक एक तरफ ये केलॉक मेलॉक है, एक केलॉक है। मेलॉक क्या होता है कि मेलॉक स्टैंड फॉर मेमोरी एलोकेशन। ठीक है, इसमें एलोकेट करता है सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफाइड साइज, जिस साइज का चाहते हैं उसका एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ही मेमोरी ब्लॉक बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एक मेमोरी ब्लॉक बनता है। ठीक है, अगर हम मेलॉक में है तो एक ही मेमोरी ब्लॉक बनेगा। ठीक है, ऐसा। और केलॉक में क्या होता है? मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक, जितने साइज का चाहते हैं उतने साइज का हमें बनता है।
साइज यहां भी रहता है, साइज यहां भी रहता है, बट यहां उतने साइज का अलग अलग मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं और ये ब्लॉक्स इनिशियलाइज्ड होते हैं, जबकि इसमें इनिशियलाइज्ड नहीं होता है। ठीक है, नॉट इनिशियलाइज्ड, इसमें इनिट होता है। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस हैं कि एलोकेट्स सिंगल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक साइज, एलोकेट्स मल्टीपल ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक साइज, इसमें इनिशियलाइज होता है। डज नॉट इनिशियलाइजेशन द मेमोरी, इसमें मेमोरी का इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। गार्बेज वैल्यू भी आप जब इनिशियलाइज नहीं है और इसको आप प्रिंट करना चाहोगे तो आपको गार्बेज वैल्यू भी रिटर्न करके देगा, जबकि ये इनिशियलाइज होता है और अगर आप इसको एक्सेस करोगे तो जीरो रिटर्न करेगा। इनिशियलाइज ऑल द मेमोरी टू जीरो, जीरो से इनिशियलाइज कर देगा। इसके सिंटैक्स होते हैं वाइड मेलॉक, एक पैरामीटर सिर्फ होता है कि टी साइज किस टाइप का, इन टाइप का, फ्लोट टाइप का, डबल टाइप का, ये टाइप है और कितने साइज। ठीक है, 2 बाइट 4 बाइट, मतलब जो वेरिएबल का नाम रहेगा। केरोक में क्या होता है कि इसमें 2 पैरामीटर होता है कि उतना नंबर इंटू उतने साइज का। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी है कि इसमें 1 पैरामीटर होते हैं, इसमें 2 पैरामीटर होते हैं। 2 पैरामीटर किस लिए होते हैं कि 2 पैरामीटर होते हैं, एक तो होता है नंबर ऑफ ब्लॉक्स और वो कितने साइज का ब्लॉक्स बाइट्स का बनेगा वो। इसको क्या होता है, प्रिफेयर व्हेन मेमोरी एलोकेटेड इज नीडेड विदाउट इनिशियलाइजेशन। जब हम इसको तब यूज करते हैं जब हम आपको बिना इनिशियलाइज किए हुए यूज करना है। जब आपको इसको यूज करना है इनिशियलाइज करके तब आप इसको यूज करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फास्टर होता है। ठीक है, स्लाइटली फास्टर होता है क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। ये थोड़ा सा स्लोअर होता है क्योंकि इसमें इनिशियलाइजेशन होता है। तो ये आपको पॉइंट्स वाइज पूछा गया था आपके एग्जाम में, आपको इस तरीके से पॉइंट्स करके लिखना था। अगर आपको प्रोग्राम आता है, अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो और अच्छी बात है, बट ना ये आपको लिखना जरूरी था। ठीक है, और अगर की पॉइंट्स आपको इसका लिख देना है कि हमें की पॉइंट्स क्या है, तो 1-2 की पॉइंट्स और आप इसका लिख सकते थे कि आप की पॉइंट्स में इसका, अगर मैं बोलूं इसका की पॉइंट्स भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका की पॉइंट्स होगा कि अगर मेलॉक यूज व्हेन इनिशियलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड और परफॉर्मेंस कंसर्न है तो हम मेलॉक यूज करेंगे। जहां आपको परफॉर्मेंस नहीं है वहां आप क्लॉक यूज करेंगे। क्लॉक यूज व्हेन यू वांट टू मेमोरी इनिशियलाइज विद जीरो, कि आपको इनिशियलाइजेशन चाहिए, गार्बेज रिटर्न नहीं चाहिए, तो आप क्लॉक यूज करोगे। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपसे आंसर्स थे। तो आई होप इसका आंसर आपने तो दिया होगा, लेकिन इसका आंसर भी वही दिया होगा जो डेप्थ में आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाली क्लास में आए होंगे। ओके, तो ये हमने अभी आपको ये बताया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन टू बी क्या है हमारा? अच्छा, ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ कमियां हैं, मैं बताता हूं। पहले बात देखो, यहां ये डॉट लगा हुआ है, ये डॉट नहीं, ये एरर है, इसको, ठीक है, मतलब ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना। डॉट कुछ होता नहीं है, तो पहली बात तो ये डॉट को मारना मत, ये क्या है, एक टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। ठीक है, रहने देना। ओके, तो ये जो टाइपिंग एरर है उसको आप अवॉइड करके चलना, वो उसको काउंट मत करके चलना। ठीक है, नहीं तो आंसर नहीं आप क्या पाएंगे। ओके, देन क्या है कि आपका यहां str_alien यूज किया है। तो जब हम str_alien यूज करते हैं, ये हमें एक लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा, क्या, string.h। पता है ना, हमने जो स्ट्रिंग का फंक्शन इसी में मिलता है, string.h के अंदर हमने string.h का यूज किया था, हैश इंक्लूड string.h, जहां एलियन मतलब स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है। ऐसे हमने यूज किया था str कैट कॉन्कैट करने के लिए, str अपर, str लोअर, बहुत सारा स्ट्रिंग का फंक्शन हमने यहां से यूज किया था। strcmp स्ट्रिंग कंपैरिजन के लिए। तो ऐसे ही लेंथ निकालने के लिए str_alien स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, कहां मिलेगा, इस string.h में मिलेगा। ठीक है, तो ये तो एक ये है हमारा। और देखो ये कितना चल रहा है, ये सारी चीजें हमें करनी होगी। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्या क्या है हमारा। ठीक है, तो अब मैं आपको इसकी पूरी फ्लो समझा रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि हमें क्या लेना पड़ेगा, कि हमें लेना पड़ेगा कुछ लाइब्रेरीज। मैं पहले यहां लिख देता हूं कि हमें इसके लिए लेना पड़ेगा हैश इंक्लूड
हैश इंक्लूड, ये पेन से रखने के, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड तो लेना ही लेना है, stdio.h के अलावा हमें लेना पड़ेगा हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। ठीक है, एक तो पहली रिक्वायरमेंट। अब देखो क्या कर रहा है कि एक कैरेक्टर का एरे बनाया है, एरे है ये भी, और उसको इनिशियलाइज कर दिया गया इन वैल्यूज से, ENGARO। ठीक है, इस वैल्यू से इनिशियलाइज कर दिया गया। इतना समझ में आ रहा है कि एक स्ट्रिंग का एरे बना, स्ट्रिंग का एरे बना जिसका नाम क्या है, str है, जिसका नाम क्या है, str है। 0 1 2 3 4 1 2 3 5 एंड 6। ठीक है, क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, क्या क्या एलिमेंट्स आ गए, तो एलिमेंट्स आ गया E G N A R O, E G N A R O। अब कौन सा आखिरी में क्यों बनाया, तो जो भी कैरेक्टर का एरे होता है वो नल कैरेक्टर से टर्मिनेट होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अभी इसमें क्या होगा, ये टोटल कितने हैं, 6 कैरेक्टर का है, लेकिन हमने 7 बनाया था आखिरी में नल कैरेक्टर टर्मिनेट करने के लिए। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है, एक वेरिएबल लिया है आई, एक टेन, एक एन, एन इक्वल टू कर दिया str_len, और उसके अंदर क्या पास कर दिया, इस स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। तो इस स्ट्रिंग का जब हम लेंथ निकालते हैं, तो जब ये फंक्शन जब रिटर्न करता है ना, तो वो इसको काउंट नहीं करता है, आखिरी वाला जो नल कैरेक्टर उसको काउंट नहीं करता है। तो ये टोटल 0 to 5, अगर हम 0 to 5 काउंट करते हैं तो कितने हैं, 6 हैं। तो इसमें क्या रिटर्न हुआ, 6 रिटर्न हुआ, किसके अंदर, इस एन के अंदर। समझ में आया, इस एन के अंदर हमने क्या रिटर्न किया, 6 रिटर्न किया। कैसे, इसका लेंथ कैलकुलेट करके। ठीक है, अब एन की वैल्यू क्या है, 6 है, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू क्या है, 6 है। कैसे रिटर्न किया, इसको कैलकुलेट करके। ठीक जी, अब आई तो हमें पता है कि आइटरेशन के लिए लिया है। देखो एक गलती और है, ये यहाँ टर्मिनेट नहीं है, ये अगेन एक टाइपिंग एरर है, इसको प्लीज अवॉइड करना है। ये दूसरी टाइपिंग एरर है इस प्रोग्राम के अंदर, एक टाइपिंग एरर यहाँ पे, एक टाइपिंग एरर यहाँ पे। ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n/2, मतलब n की वैल्यू क्या है, 6, 6/2 मीन्स व्हाट, 3, मतलब ये जो लूप है 3 से लेस देन चलेगा। कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से। अगर कोई चीज 0 से स्टार्ट होता है तो 0 1 2 लेस देन 3 है ना, तो मतलब ये कितने टाइम चलेगा, मतलब ये कितने टाइम चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा। ये कितने टाइम्स चलेगा, इट विल रन 3 टाइम्स। अंडरस्टैंड, चलो जी क्या करें, अब यहां समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा चीज है, मैं इसलिए यहां ऊपर बना दिया हूं। टेम्प इक्वल्स टू, ये जो टेम्प है ना, टेम्प इक्वल्स टू str_i। अब देखो एक हम बनाते हैं, ये टेम्प का खाना, ये समझो ये क्या है, हमारा टेम्प है। भाई ये इस जगह कम पड़ जाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर बना लेता हूं। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पे बना रहा हूं, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, टेम्प है। अंडरस्टैंड, अब कह रहा है टेम्प इक्वल टू str_i, स्ट्रिंग 0 पोजिशन, पहले कहां से शुरू हुआ, 0 से, तो 0 पोजिशन पे क्या है, 0 पोजिशन पे कौन सी वैल्यू है, ई है, यह 0 पोजिशन पे, तो ये यहां आ जाएगा ई, कहां, टेम्प के अंदर आ गया, टेम्प के अंदर ये। अब कहा str_i इक्वल्स टू, str_i इक्वल्स टू क्या हो, अब देखो मैं str के लिए एक ना और बना लेता हूं, ये तो टेम्प के लिए आपका बन ही गया था, ये मैं बना रहा हूं किसके लिए, str_i के लिए ऐसा बना रहा हूं। तो str_i, अभी i का कौन सा पोजीशन है, 0 पोजीशन है, तो यहां लिख सकते हैं 0, क्या यहां मैं लिख दूं 0, मैं कलर चेंज कर रहा हूं बार बार, कलर
सो दैट आपको समझ में, यहां जीरो लिख सकता हूं क्या? अरे बाबा, यहां जीरो लिख सकता हूं क्या? stri में यहां जीरो लिख सकता हूं क्या? अब कहा जीरो लोकेशन पे है ना, तो हमने लिखा जीरो इक्वल्स टू str n की वैल्यू क्या है? 6 माइनस आई की वैल्यू क्या है? जीरो, अभी जीरो इंडेक्स पे है ना, 6 माइनस जीरो क्या हुआ? अरे 6 माइनस जीरो इक्वल्स टू जीरो, माइनस वन इक्वल्स टू क्या? 5। मतलब जो फिफ्थ लोकेशन पे है, जो फिफ्थ इंडेक्स पे है, इससे निकल के आया जो फिफ्थ इंडेक्स पे है वो stri में, मतलब जीरो वाले पोजीशन पे चले जाए। फिफ्थ लोकेशन पे क्या है? ओ आ गया जीरो इधर। अब क्या कहा, एक और ये ले रहा है, एक और ये ले रहा है, ठीक है, ऐसा। ये जो है टेम्प वाला, ये तो ऐसा ही खाना बनेगा, छोटा सा टेम्प। टेम्प तो बड़ा नहीं है, टेम्प तो ऐसा छोटा सा है, ठीक है। हर बार एक नया एलिमेंट आएगा इसके अंदर, जैसे अभी ई था तो अब कोई दूसरा एलिमेंट आएगा, ठीक है। अभी क्या किया, str, इसको लिख सकते हैं क्या? str n माइनस आई माइनस वन, ठीक है, ये वाला वो है, इक्वल टू टेम्प यहां कर रहा है जो है। चलो ठीक है, समझना। str n माइनस आई माइनस वन मतलब क्या? अरे ये सेम ही अभी तो निकाले थे ना, मतलब ये फिफ्थ पोजीशन जो भी हमने निकाला था। अरे n की वैल्यू क्या है? 6 माइनस आई, अभी कौन सा पहला ही आइटरेशन, जीरो ही था आइटरेशन है ना, जीरो माइनस वन 5, तो 5 में है फिफ्थ लोकेशन में, मतलब समझो करो किधर? फिफ्थ पोजीशन पे, ठीक है, क्या? फिफ्थ पोजीशन पे। इस फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाए? तो जो टेम्प में भी क्या था? अरे ई था टेम्प में, ये आ गया इधर, टेम्प में भी ई था ना, आ गया, क्लियर। अब एक का आइटरेशन पूरा हो गया, अब ये इंक्रीमेंट करके, ये जो जीरो है इंक्रीमेंट करके अब क्या बन गया? 1 बन गया, ठीक है। चलो जी, अगला इंडेक्स में, 1 इंडेक्स में क्या है? जी है। क्या बोला? एस्टिया टेम्प इक्वल टू जो अगला पोजीशन 1 का, तो अब जो टेम्प में आया वो क्या आया? अब जो टेम्प में क्या आया? जी आया, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स पे जी है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे जी है, जी आ गया। अब क्या? str i इक्वल टू str n, मतलब 6 माइनस, अब 1 होगा, 6 माइनस 1, अब मैं करता हूं यहां 6 माइनस 1 विच इज व्हाट 5, और 5 माइनस 1 क्या? 4, मतलब क्या? अभी इसके अंदर कौन सा आएगा? जो फोर्थ पोजीशन पे होगा, अभी इसके अंदर कौन सा होगा? जो फोर्थ पोजीशन के अंदर होगा। मतलब मैं यहां छोटे छोटे से लिख दूं कि n इक्वल, अरे यार, n इक्वल टू 6 माइनस आई, मतलब आई के फर्स्ट इंडेक्स में तो 1, ठीक है, विच इज 5 माइनस 1 इक्वल टू फोर्थ इंडेक्स पे। फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? देखिए फोर्थ इंडेक्स पे क्या है? आर है। तो अभी क्या आएगा कि जो आई, अब अगला मतलब पहला इंडेक्स पे क्या आ जाए? आर, ठीक है। आर कहां आ गया? कहां आ गया आर? उस आई वाले पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे। ऐसे यहां सेम स्टोरी रिपीट होगा, यहां पर भी ये सेम स्टोरी रिपीट होगा ना, कि एन 6 माइनस आई पहला पोजीशन मतलब 5 और माइनस 1 4, फोर्थ पोजीशन में क्या चले जाए? फोर्थ पोजीशन पे क्या चले जाए? टेम्प में क्या स्टोर किए हो? जी, जी स्टोर किए हो ना, अभी जी है ना टेम्प में, ठीक है। तो टेम्प की वैल्यू हमने कहां डाल दिया? इसमें। चलो नेक्स्ट आइट्रेशन, अब आइट्रेट होके क्या हो गया? ये अब ये आइट्रेट होके 2 हो गया,
आइटरेट होकर ये क्या हो गया, 2 हो गया। परफेक्ट। अब चलो 2 में क्या है, n। अब ये क्या आ गया यहां, n। ठीक है। अरे सेकेंड इंडेक्स में का वैल्यू टेम्प में आया, सेकेंड इंडेक्स में क्या है, n है, तो टेम्प में क्या हो गया, n हो गया। अब जब इधर कर रहा है तो यहां क्या होगा, अब देखिए यहां पे क्या होगा कि 6 माइनस 2 विच इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। मतलब थर्ड इंडेक्स का में वो क्या हो, जो थर्ड इंडेक्स में है वो एसटीआर आए, मतलब इसका सेकेंड इंडेक्स में चले जाए। तो थर्ड इंडेक्स का वैल्यू क्या है, ए कहां आ गया, यहां पर। अब क्या बोला इसके अंदर कि n माइनस आई माइनस टेम्प, टेम्प में कौन सी वैल्यू आए थे। अगर यहां भी बोलेंगे तो डेफिनेटली, अगर यहां भी करेंगे तो अब तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये भी जो मतलब ऊपर वाला है वो नीचे वाला है। अब यहां थर्ड इंडेक्स के अंदर क्या होगा, टेम्प आएगा। टेम्प में वैल्यू क्या है, n। यहां लिख देते हैं थर्ड इंडेक्स, और क्या आ गया यहां, n। अब देखो, अब अगला आइटरेशन में जब ये 4 होगा, मतलब सॉरी 3 होगा, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, मतलब लूप इतना ही तक चलना था। अब देखो इस एसटीआर के अंदर क्या हो चुका है कि अगर हम एसटीआर को हम कर रहे हैं तो ORANG, देखो इंडेक्सेस ही चेंज हुआ ना, तो ये इस स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम था। अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, आउटपुट विल बी ऑरेंज। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2B। ठीक है, तो वो पहले के प्रोग्राम में जो टाइपिंग मिस्टेक था वो सब मैंने इसके रख दिया था कि ये आपका सब, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, सब टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मत कंसीडर करना। ठीक है, क्योंकि जब हम टाइप कर रहे थे तो देखे ना, और मैंने ये लिख दिया है कि हाँ str लेन लगेगा, ये इनिशियलाइज हुआ है एरे, हमने स्ट्रिंग लेंथ को कैलकुलेट किया है, लूप लगाया है, और फिर इसको रिवर्स में प्रिंट कर रहे हैं। आपको समझने के लिए ये सारी बातें हमने लिख दिया है। और ये 2B सॉरी Q2B.C ऑरेंज आया ना। अभी कैसे कैसे किया वो सारी बातें मैंने आपको समझा दिया। और अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं तो आपके लिए क्या करना है, ये लेना है हर स्टेज पे क्या हो रहा है वो, और आपको इसको डिबग करके देख लेना है। ठीक है, सो आप अभी मैं वीडियो बड़ा नहीं करूंगा, ऑल्दो जितना वीडियो लेंदी करेंगे उतनी चीजें क्लियर कर सकता हूं मैं, लेकिन आप लोग बीइंग ए स्टूडेंट, आप लोग ना कॉम्पैक्ट चाहते हो, चीजें कॉम्पैक्ट नहीं होती, चीजें समझनी होती है। बट मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि जितने कम से कम समय में आपको चीजों को आपके सामने रख दूं। ऐसे ये क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया है मुझे भी पता है। आपका आया है एक प्रोग्राम लिखने के लिए, राइट अ सी प्रोग्राम, टेक लिस्ट ऑफ इंटीजर एज अ इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, ओके, एंड प्रिंट द मीन एंड अ स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ द डेटा। बट आप लोगों ने क्या किया, प्रोग्राम की जगह पे मीन और स्टैंडर्ड का सीधे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिख दिए। मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो लिखने कहा नहीं है, आपको लिखने का है प्रोग्राम। आप एक्सपेक्ट करोगे नंबर, तो क्या होगा, नंबर मिलेंगे क्या? अगर आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नंबर मिलेंगे क्या? आप जब इसमें आपको कहा गया है प्रोग्राम बनाने के लिए, आपने इसमें क्या किया, नंबर वो लिख दिया है सारे मैथमेटिकल टर्म्स, तो ये तो नहीं होने से गया। तो अगेन देखिए, आपको अगर मैथमेटिकल टर्म्स आते थे तो मीन का प्रोग्राम बनाने क्या बहुत टफ था क्या? तो चलिए मैं बिना लेट किए हुए ये दोनों प्रोग्राम में समझा देता हूं। एक हमारा 3A है,
क्या बनाना है, मीन और स्टैंडर्ड डेरिवेशन। और 3B टू फाइंड मैक्सिमम अमॉन्ग द नंबर्स इंटर्ड बाय यूजर। कैसे, यूजिंग वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट क्या है, वेर आर्ग हमने पढ़ाया था, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था वेर ARGS, वेरिएबल आर्गुमेंट्स। तो उसको यूज करते हुए, मतलब वो आर्गुमेंट फिक्स नहीं हो, कभी 2 आर्गुमेंट है, कभी 3 आर्गुमेंट है, कभी 4 आर्गुमेंट है, हमने बताया था ना वेरिएबल आर्गुमेंट्स, वेर आर्ग्स। तो ये 2 प्रोग्राम आपको करने हैं। क्या क्या करने हैं, एक प्रोग्राम स्टैंडर्ड डेरिवेशन और मीन निकालना है डेटा का, कोई भी नंबर आप कीबोर्ड से इनपुट करें उनका, 2 4 5 कुछ भी। और एक बनाना है हमें प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम, कि मैक्सिमम नंबर क्या है, जितने भी बार फंक्शन कॉल हुआ है, कभी 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, तो उसमें से जितने भी नंबर ऐड इंटरपुट किए थे उसमें से मैक्सिमम नंबर कौन सा है। ये 2 प्रोग्राम हमें करनी है। तो बेटर कि हम सीधे सीधे आईडी पे चलते हैं और हम सीधे सीधे उस प्रोग्राम को देखते हैं और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम चीजों को समझ लेते हैं। सो हमारा वीडियो का थोड़ा तो लेंथ कम हो। ये हमारा प्रोग्राम 3rd A, ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा है 3rd A। क्या कहता है कि देखो, इसके लिए जैसे हम स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम स्ट्रिंग डॉट एच यूज करते हैं, ऐसे इसके लिए हमें यूज करते हैं मैथ डॉट एच, क्योंकि हमें क्या निकालना है, मीन। तो देखिए, इसमें कुछ हम बिल्ट इन फंक्शन, जो हमारा बिल्ट इन फंक्शन है उसका हमने यूज किया है। जैसे ये जो हमारा फंक्शन है void कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड, ये एक ऑलरेडी फंक्शन है। देखो इसका रिटर्न एक एरे लगता है, एक नॉर्मल। देखो ये बिल्ट इन फंक्शन है, ये सब मैथ डॉट एच के फंक्शंस हैं। मैंने ये लिया void कैलकुलेट मीन स्टैंडर्ड, हमने 2 लिया, डबल में लिया मीन 0, स्टैंडर्ड 0, मतलब मीन भी 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन भी 0। हमने लूप चलाया i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, और क्या करूं, मीन इक्वल्स टू, मीन प्लस इक्वल्स टू, मतलब मीन जो 0 है इक्वल्स टू एरे का जो भी आर्गुमेंट आ रहा है 0 1 2 3 4 उसका प्लस होके, और क्या हो, मीन इक्वल्स टू मीन डिवाइड बाई n, मीन इक्वल्स टू, ये जो स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से होगा, मीन इक्वल्स टू मीन बाई n, ऐसा, ठीक है। उससे क्या होगा, हमारा मीन निकल के आ जाएगा, ये हमारा मीन आ गया। ऐसे स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या किया, फिर से लिया, और हमने स्टैंडर्ड के लिए क्या, ये जो हमने स्टैंडर्ड लिया था, तो इसके लिए हम पावर फंक्शन यूज किया है। ये पावर फंक्शन कहां है, मैथ डॉट एच का है, डबल टाइप का फंक्शन है, देखो है ना पावर, ओके, इसलिए हमने यहां डबल लिया था। तो हमने ये डबल लिया, ओके, और क्या किया, पावर इक्वल टू एरे आई माइनस मीन एंड 2, इससे क्या हमारा वो पावर निकल के आएगा। और स्टैंडर्ड जो डेरिवेशन है उसमें हमने एक फंक्शन लिया स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड बाई n। आप सबको पता है कि इसी तरीके से हमारा स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकलता है। तो इससे क्या होगा कि जो भी हमारा नंबर होगा एट्रेट होगा उसका हमारा स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो यहां हमने प्रिंट कर लिया है मीन क्या है और उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या है। मेन के अंदर कुछ भी काम नहीं किया है, मेन के अंदर इंटर एक नंबर, एक एरे बनाया, एलिमेंट्स इंटर किया, उतने एलिमेंट्स का बताओ, और हमने लूप लगा दिया है और यहां से फंक्शन कॉल किया, फंक्शन रिटर्न करके दे रहा है। चलिए जीसीसी Q3A.C, ठीक है, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो पहले हमारे क्या बोला, इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कि उस एरे में कितना एलिमेंट का, मैंने कहा भैया ऐसा है 3 एलिमेंट्स का, ठीक है, हमने बोला 3 एलिमेंट्स का, सॉरी यहां डालेंगे, ठीक है। अब कहेगा एलिमेंट्स इंटर करो, अब वो कोई भी 3 एलिमेंट्स हो सकता है। हमने इनपुट किया 12, ठीक है, 14 और 16। अब ये 3 एलिमेंट का हमें मीन निकाल के देगा और स्टैंडर्ड निकाल के देगा। इसका मीन हुआ 14 और स्टैंडर्ड डेरिवेशन हुआ 1.63। अंडरस्टैंड, मैथ्स आपको आती है, प्रोग्राम हमने समझा दिया, परफेक्ट नंबर हो गए, मिल गए 3 नंबर। इन द सेम डे ऐसा ही इससे इजी हमारा वायरल वाला प्रोग्राम है जो कि 3B है, ठीक है। अगेन मैंने इससे सारी बातें लिख दिया, टू फाइंड मैक्सिमम अमॉन्ग द वेरिएबल लेंथ लिस्ट। इसमें हमने एक
वेरिएबल लेंथ के लिए एक हमने स्टैंडर्ड आर्गुमेंट हेडर stdargh हमने लिया है। हमने आपको वेरिएबल में बताया था कि जब हम वेरिएबल आर्गुमेंट का प्रोग्राम करते हैं, देखो हमने अभी 3 प्रोग्राम में 3 अलग अलग डिफरेंट लाइब्रेरीज की बात किया है। फंक्शन स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग डॉट एच, मैथ का काम था तो मैंने मैथ डॉट एच, और अगर हमें वेरिएबल लेंथ लेना है तो स्टैंडर्ड आर्ग डॉट एच, std arg डॉट एच हमें रिक्वायर होता है इसके लिए, वेरिएबल लेंथ के लिए। ये चीजें मैं प्रोग्राम में लिख दिया उसमें। अब हमने एक फंक्शन बनाया, मेन में तो सिर्फ देखो अगेन हमने कॉल किया है, नथिंग एल्स, सिर्फ कॉलिंग है। हमने यहां सारा इंप्लीमेंट, अब ऊपर ही क्यों किया, क्योंकि हम प्रोटोटाइप बनाना नहीं चाह रहे हैं। अगर हम नीचे लिख लेते तो हमें ऊपर प्रोटोटाइप बनाना होता। चलो आप ये बात सारी बात समझ रहे हो, क्योंकि हमारे वर्ग अर्ग का मतलब क्या होता है। देखो हमने एक बनाया मेथड फाइंड मैक्स और हमने लिखा इंट काउंट, उसके बाद हमने 1 2 3 डॉट्स दिए, इसी 3 डॉट्स को बोलते हैं वेरिएबल आर्गुमेंट, और इसी के लिए हमने ये यूज किया है कि अब ये जो फाइंड मैक्स है किसी भी आर्गुमेंट के साथ, 2 वैल्यू के साथ, 4 वैल्यू के साथ, 5 वैल्यू के साथ, 10 वैल्यू के साथ, कुछ वैल्यू के साथ ये फाइंड मैक्स करके देगा, क्योंकि ये दिस बिलोंग्स टू द वर्ग अर्ग लिस्ट। वी लिस्ट इक्वल्स टू वर्ग अर्ग लिस्ट हमने बनाया है एक, ठीक है। क्या डिक्लेयर ये वेर लिस्ट टू हैंडल द आर्गुमेंट, वी डॉट स्टार्ट आर्गुमेंट काउंट्स मैक्स इक्वल्स टू पहला जो यूनिट है यहां से हमने किया फॉर आई इक्वल्स टू 1 आई लेस देन, पहले को हमने बोला कि जो आर्गुमेंट पहला आ रहा है वो मान लो कि मैक्स है, और फिर हमने एक लूप चलाया और काउंट तक रखा, और इसमें कि जो भी नेक्स्ट मैक्स आ रहा है अगर वो नम से बड़ा है तो उसको अपडेट कर दे, मैक्स इक्वल्स टू नम हो जाए, उससे क्या होगा हमारा नम निकल के आ जाएगा। यहां हमने क्लीन कर दिया वर्ग और रिटर्न कर दिया मैक्स। अब यहां हमने देखो मैक्स 1 2 3 3 वेरिएबल लिया और उसके साथ एक बार हमने 5 वैल्यू दिया, एक बार हमने 4 वैल्यू दिया, एक बार हमने 6 वैल्यू दिया, ठीक है। हमने पासिंग कितने 1 2 3 4 5 4 नंबर और 6 नंबर, ठीक है, और मैक्स वो रिटर्न करके दे रहा है। देखो जीसीसी 3b 3b सॉरी q3b डॉट सी, देखो यही हमारा आउटपुट है। सो आपको ये सोचना होगा कि आप वो जो हम बना रहे हैं वो किस तरीके से सोल्व होगा, ठीक है, वो किस तरीके से सोल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, राइट ए सी फंक्शन दैट टेक 2 डायमेंशनल एरे with the equal length of row and columns इस आर्गुमेंट एंड रिटर्न 1 if array मैजिक स्क्वायर का प्रोग्राम है। अगेन एक प्रोग्राम है। अब ये मैजिक स्क्वायर क्या होता है, देखिए आपको यहां इसने दे भी दिया है, ये एक ही प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक ही क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कितने नंबर का है, 5 नंबर का है। किसका है, मैजिक स्क्वायर का है। अब ये बताया है कि मैजिक स्क्वायर होता क्या है। अ मैजिक स्क्वायर इज वन इन विच सम ऑफ द ईच रो, हर एक रो का सम, अभी हमने आपको 2D एरे दिखाया था ना, तो हर एक रो का सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच डायगोनल आर इक्वल, कि जितने रो का सम है, जितने कॉलम का सम है और जो इसके डायगोनल का सम है, ये तीनों बराबर हो, ठीक है। ये तीनों जब बराबर होता है तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, देखो कि रो का सम, कॉलम का सम और इसके डायगोनल का सम अगर बराबर हो तो इसको बोलते हैं मैजिक स्क्वायर। आपको इसके प्रोग्राम बनाना था। चलिए सीधे चलते हैं। ये प्रोग्राम है आपका मैजिक स्क्वायर का। हमने एक फंक्शन बनाया है इज मैजिक स्क्वायर, इसके अंदर हमने एक एन लिया और एन बाई एन का एरे लिया है, जितने बाय जितने का एरे हो, ठीक है। इसको हम जब कॉल करेंगे तो
सम डायगोनल इक्वल्स टू 0, सम डायगोनल 2 इक्वल्स टू 0, कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, सम ऑफ डायगोनल, लूप लगा लिया, उसका डायगोनल हमने ले लिया कि सम डायगोनल 1 का दिस, सम डायगोनल 2 का दिस, इससे हमने ले लिया। इफ बोथ, दोनों ये और ये बराबर है, ठीक है, ये दोनों अगर बराबर है तो रिटर्न करो 0। इफ बोथ द डायगोनल आर नॉट सेम देन रिटर्न नॉट इक्वल्स टू 0, देन इफ डायगोनल 1 नॉट इक्वल्स टू डायगोनल 2, अगर नहीं है तो रिटर्न करो 0। अब चेक करो सम रो और कॉलम का, तो रो इक्वल्स टू 0, कॉलम इक्वल्स टू 0, फिर से सेम लूप चलाया, कॉलम्स के लिए कर लिया, रोज के लिए कर लिया, और अगेन चेक कर लिया कि सम ऑफ रो, सम ऑफ डायगोनल 1, सम ऑफ कॉलम, सम ऑफ डायगोनल 2, अगर नहीं 0 है तो रिटर्न करो 1, अगर ऐसा है तो फिर रिटर्न करो 1, ठीक है। यहां हमने मेन के अंदर एक इंट लिया है n, और हमने उतने साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर सपोज करो हमने 4 लिया तो 4x4 का बनेगा, यहाँ अगर हमने 4 लिया तो हमारे क्या 4x4 का बनेगा, 3 लेंगे तो 3x3 का बनेगा, क्योंकि जो हमने n इनपुट लेंगे उतने y उतने का बनेगा। उस उतने y उतने बनाने के लिए हमने 2 फॉर लूप लेते हैं। जब हम 2 डायमेंशनल एरे में होते हैं, मैट्रिक्स में होते हैं, तो हम 2, पहला रो के लिए, दूसरा कॉलम्स के लिए, और हमने उसी एरे जो हमने ए डबल आर उसके अंदर आई जे बांध दिया, मतलब उतने डाटा ये हमसे ले लेगा, चेक करेगा क्या इज सम यहां से कॉल हुआ, अब उस डाटा के साथ वो फंक्शन कॉल हो जाएगा ऊपर, और जो काम अभी हमने करके आया वो काम करेगा और रिटर्न करेगा, ठीक है, कि मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है, ये क्या ये मैजिक स्क्वायर है या नहीं है, ठीक ना। तो अभी सपोज करो अगर हम इसमें इनपुट करते हैं क्या 2 7, चलो पहले एक काम करता हूं, पहले इसको मैं रन कर देता हूं, आपको समझाता हूं, gcc q4.c। अब मैं करता हूं कि 3 का लो, मतलब अभी क्या बनेगा 3x3, सॉरी ये तो सीधे बाहर आ गया ना, रुको, CLS Q4 GCC a.exe। अब हमने लिया कितना 3 का लिया, अब ये 3x3 टोटल 9 एलिमेंट्स हमसे इनपुट कराएगा, चलो हम 9 इनपुट करते हैं, 2 7 6, अगेन डालते हैं 9 5 1 4 3 8। अब इसका देखो सम करो, अब समझना चीजें, हमने ये इनपुट डाला, इसको मैं करता हूं कॉपी पोस्ट, देखो कैसे ये मैजिक स्क्वायर है, बोला नहीं इसे मैजिक स्क्वायर, देखो क्या नहीं आया, कंटेंट क्यों नहीं आया, इधर आएगा क्या, चलो मैं लिख ही लेता हूं, हमने इनपुट किया था 2 7 6 9 5 1 4 3 8। अब इसका सम करो, क्या आएगा 11 15, इसका सम करो 9 प्लस 6 क्या होगा, 9 प्लस 6 क्या होगा 15, हुआ क्या, ये भी 15 ये भी 15, क्या होगा अगेन 15, और इस डायगोनल को लो तो क्या होगा 5 प्लस 2 7, और 7 प्लस 8 क्या होगा 15। तो चाहे हम इस तरफ से प्रिंट का सम कर रहे हैं, चाहे तो इस तरफ से सम कर रहे हैं, चाहे तो इस तरफ से सम कर रहे हैं, चाहे तो इस तरफ से सम कर रहे हैं, सबका सम क्या 15 है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं मैजिक स्क्वायर, क्या बोलते हैं मैजिक स्क्वायर, ओके, यही हमारा प्रोग्राम है मैजिक स्क्वायर का, अंडरस्टैंड। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, आप पेशेंसली वॉच कीजिएगा क्योंकि आप ही के लिए इतना किया जा रहा है। ये दो क्वेश्चन, ऑल्दो इतना करने पर हम 50 नंबर कर रहे हैं, सॉरी हमारा 25 का होता है ना, तो 25 तो कर दिए, अब 5 नंबर और टोटल क्वेश्चन पेपर में 30 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें से कोई 25 करना होता है, तो हमने 25 कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसमें क्या बोलता है, हमें रिवर्स नोटिस पॉलिश नोटेशन आरपीएन करना है। किसका? इसका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग आरपीएन रिवर्स पॉलिश नोटेशन फॉर दिस। अब इसका हमें रिवर्स पॉलिश नोटेशन करना है। कैसे करते हैं? अच्छा है, अभी जो एग्जांपल लिए थे, अगर इसमें जो हमारा कोई और अगर वैल्यू आप देके देखना चाहोगे, अगर आप इसके अंदर कोई और वैल्यू देके देखना चाहोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाया कि अगर हम इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? क्या नहीं होगा। जोड़िए, क्या हो गया? हाँ 12, क्या हो गया? 6, ये क्या हो गया? 15, ये क्या हो गया? 15। तो अलग अलग आ गया, तो ये स्क्वायर नहीं होगा। मैंने, चलो मुझे लगा कि कंडीशन डिससेटिस्फाइड करके भी बता देना चाहिए। चलो, हम बेसिकली अभी किस पे थे? रिवर्स पॉलिश नोटेशन। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपका ऐसा होने चाहिए थे। अब रिवर्स पॉलिश नोटेशन में हम क्या करते हैं? आप सबने आरपीएन के बारे में पढ़ा होगा। क्या करेंगे इसमें? कि इसमें हमें देखना होगा कि कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कितना है, कैसे पहले कौन काम करेगा। तो इसमें सबसे पहले आरपीएन के अंदर हमें जो ध्यान रखना होता है वो ऑपरेटर का प्रेसिडेंस, ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। इसलिए मैं जब आपको ऑपरेटर पढ़ा रहा था तो कहा था स्पेसिफिकली आप प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जरूर 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 ध्यान दें। ठीक है, प्रेसिडेंस ऑपरेटर। अगर इसमें बात करूं तो सबसे ज्यादा किसका रोल आएगा? डिवीजन, देन दिस मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। ठीक है, अब इसमें समझिए, सबसे पहले काम होगा किसका? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्सट्रैक्शन। चलिए जी, कीजिए आरपीएन। सबसे पहले अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 6/2। अगर हम करते हैं 6/2, क्या 3 आएगा ना? 6/2 3। तो अब हम लिख सकते हैं क्या? -5 प्लस, अब ये 6/2 क्या आ गया? 3, इसको लिख देंगे, प्लस, सॉरी माइनस ना, -4 प्लस 3, अब इंटू 6 है। अब किसका काम होगा? इसका काम होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या? अब 3 इंटू 6 क्या होता है? 18 होता है ना जी। 4 - 5 प्लस 3 -4 प्लस 18। अब किसका काम होगा? तो अब काम होगा किसका? तो देखिए, अगर हम इसको करते हैं लेफ्ट राइट, तो पहला क्या है? 4 - 5 क्या होगा? -1। अब हम करते हैं -1 प्लस 3, क्या होगा? 2।
-1 + 2, फिर क्या होगा 2 - 4 -2 -2 + 18 क्या होगा 16। आया ना? ठीक है, तो ऐसे ही हमें करके जब हम करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल नोटेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका ये जो इस नोटेशन का हमारे पास फाइनल आएगा 45 - 62 4, ठीक है, 45 - 62/4 + 6, देखो आप लोग करना इसको डेरिवेशन, ठीक, इंटू प्लस, ये इसका फाइनल आउटपुट आएगा। ठीक है, मैंने एक डेरिवेशन करके दे दिया, आप इसको n नंबर टाइम में आइटरेट करना। ठीक है, जैसे क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखो अभी हमने ये किया था ना, मैं कर ही देता हूं, आप कहोगे सर पूरे तो बता देते, चलो करो करो। अभी हमारे पास क्या आया, अगर हम यहां सॉरी यहां 6/2 कर रहे हैं, इसको हम आरपीएन में लिख सकते हैं क्या 6/2, ऐसे हम 3 × 6 लिख रहे हैं, आरपीएन में इसको हम लिख सकते हैं क्या 3 6 ऐसे हम क्या कर रहे हैं 4 - 5 कर रहे हैं, आरपीएन में लिख सकते हैं क्या 4 5 माइनस। तो इन सब का करने के बाद फाइनल हमारा ये बन के आएगा। फाइनल हमारा क्या बन के आएगा, जो हमने अभी ऊपर में लिखा है वो हमारा ये फाइनल बन के आएगा। ठीक है, क्या कि जो हमारा एक्सप्रेशन था 4 - 5 + 6/2 - 4 प्लस 3 × 6, इसका जो फाइनल बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लाइक इसके करेंगे कि 4 5 - 6 2 36 × प्लस। ठीक है, तो ये आपका इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, याद कीजिए मैंने आपको बताया था जब डीएसए का क्वेश्चन कर रहे थे लिंक लिस्ट का, तो लिंक लिस्ट यूजिंग एरे और यूजिंग स्ट्रक्चर, उससे पहले हमने बनाया था कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर एक हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर है जहां हम डिफरेंट टाइप के वैल्यू को एक साथ रखते थे। हमने दो चीजें पढ़ा था, स्ट्रक्चर और यूनियन। तो यहाँ क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड व्हाट इज सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। इसको बनाइए 3 नंबर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि स्ट्रक्चर क्या है और सेल्फ स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और दोनों में क्या क्या कंपेरिजन्स हैं। तो देखो मैं स्ट्रक्चर्स और इसके बारे में अगेन मैं क्या करता हूं कि मैं एक नोट्स का सहारा लेता हूं। अभी जैसे इससे हमने लिया था, इसको कर देते हैं एक साथ डिलीट, और मैं फटाफट से, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी हमें ध्यान रखना है, इसलिए मैं सीधे सीधे आपको मैं समझा देता हूं कि स्ट्रक्चर क्या है। और जो बच्चे नहीं किए हैं प्लीज पढ़ें समझे, आपको चैनल पे पूरी सी की अब लिस्ट लगभग अपलोड होने जा रही है। स्ट्रक्चर क्या है, तो देखिए स्ट्रक्चर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ग्रुप रिलेटेड वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप्स अंडर वन नेम। डिफरेंट टाइप मतलब हेट्रोजीनियस, जो हम बोल रहे थे ना कि अलग अलग टाइप का। इट इज डिफाइंड कीवर्ड स्ट्रक्ट, स्ट्रक्ट कीवर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर यूजफुल फॉर ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स डेटा, अलाउ टू मैनेज द रिलेटेड, डिफरेंट टाइप का होल्ड करता है। ये जो स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर का नाम, एक डेटा टाइप, दूसरा ये डेटा टाइप मेंबर्स होते हैं, और इसका हम वेरिएबल्स भी बनाते हैं। ठीक है, यहां हम इसको ऐसे हम या तो यहीं पे कर दें या
या फिर यहाँ पर हम कोई वेरिएबल भी बना सकते हैं उस स्ट्रक्चर का S1 करके, ऐसे बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ग्लोबल वेरिएबल, हमने आपको बताया था। अदरवाइज हम यहाँ इसको टर्मिनेट भी करते हैं। तो हमने आपको स्टूडेंट वाला प्रोग्राम बनाया था, वो याद कीजिएगा, ठीक है। और ऐसे चैनल से में आप लेके देखें। और ऐसे ही हमारा होता है सेल्फ स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है? ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर, a self-referential structure is a structure that contain a pointer to a structure of the same type, कि सेम टाइप को रेफर करता है। दिस इज कॉमनली क्रिएटेड डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, ट्रीज, ग्राफ्स, इसके लिए यूज करते हैं। सो की फीचर ऑफ सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर हैज अ मेंबर ऑफ पॉइंटर ऑफ सेम टाइप, उसी टाइप का पॉइंटर रहेगा, जिस टाइप का ये रहेगा ना उसी टाइप का पॉइंटर रहेगा, तो इसे बोलते हैं क्या, सेल्फ रेफरेंशियल। तो जो भी हमने लिंक लिस्ट में, जो भी हमने ट्री में यूज किया था, वो सब सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर था। तो इसलिए कुछ भी नहीं है, सेम चीज था, आपको सिर्फ इतना करके पूछा गया। अगर दोनों में कंपैरिजन की बात करें, दोनों में किस किस एस्पेक्ट पे क्या कंपेयर हो सकता है, तो एक क्विक कंपैरिजन मैं आपको सामने रख रहा हूं। ये दोनों का कंपैरिजन है डेफिनेशन के एस्पेक्ट पे, कि एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल है, ये क्या है, कंटेन अ पॉइंटर ऑफ सेम स्ट्रक्चर टाइप, उसमें एक जो मेंबर होना चाहिए वो उसी टाइप का, जिस टाइप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसी टाइप का एक पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। यूज ग्रुपिंग रिलेटेड डाटा, यूज किस लिए, डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर लाइक लिंक लिस्ट, ग्राफ, इसके लिए। एग्जाम्पल स्टूडेंट स्ट्रक्चर विद नेम मार्क्स, इसमें ऐसा बनाते हैं, इसमें हम जैसे लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ का प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। ये क्या है, अलाउ बाय सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर पे क्रिटिकल इन कंबाइनिंग एफिशिएंट एंड डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स, के डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए हम यूज करते हैं सेल्फ रेफरेंस के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका MMT 001 का जो क्वेश्चन पेपर है, उसके बारे में हमने सारी बातें कर लिया। अब वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूं, बाकी कंटेंट के साथ आपके साथ हम फिर से मिलेंगे। आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और कुछ भी आपको लगे जो नहीं समझ में आ रहा है, आप हमसे पूछिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे बने रहिए। आपके कंटेंट MSc को लेके हम हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो भी क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का, वो भी मैं लेता हूं। आप कहीं से भी देख रहे हो, आप हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।